पर इस सीजन की शुरुआत होती है जहां पर फ्रेंच बंदे को दिखाया जाता है जो जापान में ही पला बड़ा था। इसका नाम चार्ल्स होता है। चार्ल्स अपनी मांगा को पब्लिशर पर लाया था ताकि वो उसे पब्लिश कर सके, पर पब्लिशर को उसकी मांगा पसंद नहीं आती, इसलिए चार्ल्स उस पब्लिशर की उंगली तोड़कर चला जाता है। चार्ल्स ये सब बातें हकारी को बता रहा था। चार्ल्स हकारी से कहता है, तुम मुझे कोई रीजन दो ताकि मैं लड़ सकूं और तुम्हें मार दूं। हकारी कहता है, तुम्हारी मांगा मैं कभी भी नहीं पढ़ूंगा, भले ही तुम कितना भी गिड़गिड़ाओ। मैं तुम्हारी मांगा पढ़ना तो दूर, उस पर थूकूं भी ना। और ये सब सुनते ही चार्ल्स गुस्से में आ जाता है और फिर दोनों लड़ने लगते हैं। चार्ल्स जी वॉर स्टाफ टेक्निक का यूज करके एक बड़े से पेन को समन कर लेता है और फिर उसकी मदद से हकारी पर हमला करने लगता है। पहले तो हकारी अपनी जेब में हाथ रखकर चार्ल्स के अटैक से बच रहा था। चार्ल्स बड़ी तेजी से अपने पेन की टिप से हकारी पर हमला करता है, जो हकारी को लग भी जाता है, पर इससे हकारी की बॉडी पर एक छोटा पेज आ गया था। हकारी चार्ल्स पर किक से हमला करता है, पर चार्ल्स किक से बचकर हकारी को दूर उड़ा देता है। ये देखकर हकारी सतर्क हो जाता है और अपने हाथ बाहर निकाल लेता है। हकारी सोचता है कि अभी जो चार्ल्स उसके अटैक से बचा वो रिफ्लेक्स से कुछ ज्यादा ही था। तभी हकारी की नजर उसके शरीर पर बने एक छोटे पेज पर गई। चार्ल्स बताता है कि वो एक मांगा पैनल है, पर प्रेजेंट के बाद वाला यानी फ्यूचर का। चार्ल्स रिवील करता है कि हकारी की बॉडी पर जो पैनल लगा है उसकी मदद से वो 1 सेकंड का फ्यूचर देख सकता है, और जैसे जैसे ये फाइट चलेगी पेन में इंक बढ़ती जाएगी, जिसकी मदद से वो और ज्यादा टाइम का फ्यूचर देख सकता है। हकारी बड़ी तेजी से चार्ल्स पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर चार्ल्स को तो पहले से ही पता चल जाता है कि हकारी कैसे हमला करने वाला है, इसलिए वो इस अटैक से बच जाता है और हकारी को पीछे धकेल देता है। हकारी नोटिस करता है कि चार्ल्स को उसे देखना होगा फ्यूचर देखने के लिए, इसलिए हकारी ब्लाइंड स्पॉट से हमला करने लगता है और इस तरीके से मारता जाता है कि वो देख ही ना पाए। पर चार्ल्स हकारी को अपने पेन की टिप से कट लगा देता है, जिससे उसका खून टिप पर आ जाता है, जिसकी मदद से अब वो 0.2 सेकंड का फ्यूचर देख सकता है कि जितनी बार चार्ल्स के पेन की टिप पर हकारी का खून आएगा उतने सेकंड्स का फ्यूचर चार्ल्स देख सकता है। पर तभी हकारी डोमेन एक्सपेंशन आइडल डेथ गैम्बल का यूज कर देता है। अब गारंटेड हिट इफेक्ट की वजह से हकारी के डोमेन के रूल चार्ल्स को पता चल जाते हैं। हकारी का डोमेन काइंड ऑफ रियल गैम्बलिंग जैसा था। जैसे रियल वर्ल्ड में मशीन में 3 सेम चीज आने पर जीतते हैं, वैसे ही हकारी के डोमेन में अगर स्पिन में तीनों चीजें सेम आई तो जैकपॉट है और उसे फिर अनलिमिटेड कर्स एनर्जी मिल जाएगी। पर जैकपॉट के चांस बहुत कम होते हैं। 279 में एक बार जैकपॉट लगता है। पहली स्पिन पर तो हकारी फेल हो जाता है, जिससे ये दोनों जिस जगह पर लड़ रहे थे वहां से हटकर वापस स्टार्टिंग पॉइंट में आ जाते हैं। चार्ल्स समझ जाता है कि जब तक हकारी जैकपॉट जीत नहीं जाता तब तक ये रिपीट होता रहेगा, इसलिए वो डिसाइड करता है कि जैकपॉट लगने से पहले ही वो हकारी को हरा देगा, क्योंकि अगर हकारी का जैकपॉट लगा तो इसकी खैर नहीं। इसके बाद ये दोनों लड़ना शुरू करते हैं, जहां चार्ल्स हकारी पर एक बड़ा घाव कर देता है और सोचता है कि वो जीत गया, पर तभी जैकपॉट हो जाता है, जिससे हकारी हील होकर चार्ल्स को उड़ा देता है। इसके बाद हमें पांडा को दिखाया जाता है, जो कि खुद को एक छोटे रूप में कर रखा था ताकि उसे कोई प्लेयर समझकर उस पर हमला ना कर दे। हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि जैसे मेगुमी और यूजी अलग हुए थे, हकारी और पांडा भी अलग हो गए। पांडा सोचता है कि वो यहाँ पर ऐसे ही बैठा नहीं रह सकता, इसलिए वो उठकर जाने लगता है, पर तभी वहाँ काशिमो आ जाता है। पांडा कोशिश करता है कि वो काशिमो को चकमा दे सके, ये प्रिटेंड करके कि वो कोई जंगली जानवर है, पर काशिमो चालाक है। वो कोगाने से पूछता है कि क्या ये कोई प्लेयर है, जिस पर कोगाने हाँ कहता है। काशिमो के हमला करने से पहले पांडा उस पर हमला करता है, बट काशिमो पांडा से बहुत तेज था। वो एक पंच से उसका पेट फाड़ देता है और फिर अपनी स्टिक की मदद से पांडा के इस रूप को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। अब पांडा अपने गोरिल्ला कोर को यूज करता है, पर इसको भी काशिमो बहुत बुरी तरीके से हरा देता है। काशिमो पांडा से सुकुना के बारे में पूछता है, पर पांडा काशिमो को सुकुना के बारे में कुछ नहीं बताता, क्योंकि पांडा को लग रहा था कि कहीं ये यूजी को नुकसान ना पहुंचा दे। पर काशिमो समझ जाता है कि पांडा सुकुना के बारे में जानता है, इसलिए वो उसे ऑफर देता है कि अगर वो सुकुना की लोकेशन बता देगा तो वो उसे जिंदा छोड़ देगा। बट पांडा इस ऑफर को ठुकरा देता है और अपने थर्ड कोर का इस्तेमाल करता है, जो इसकी बहन राइनो का होता है। काशिमो अपनी कर्स एनर्जी के चार्ज को इलेक्ट्रिसिटी की तरह सेपरेट कर देता है। वो पांडा पर स्ट्राइक करके उसकी तरफ पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर कर देता है और खुद की बॉडी में से नेगेटिव चार्ज डिस्चार्ज कर देता है, जिससे ये अटैक बिना डोमेन के गारंटेड हिट होता है और इस अटैक से पांडा के चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं। इसके बाद हमें पांडा के माइंड में एक स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पांडा का बड़ा भाई हमेशा उसे मारता और बड़ी बहन राइनो आकर पांडा को बचाती और गोरिल्ला को पीटती, पर गोरिल्ला भी पांडा को सुधारने के लिए मारता। पर एक दिन रात में इन तीनों के डैड आकर गोरिल्ला और राइनो को लेकर हमेशा के लिए
पांडा से दूर कर देते हैं। इधर काशिमो देखता है कि पांडा अभी भी जिंदा है। वो उससे फिर से सुकुना के बारे में पूछता है पर पांडा कुछ नहीं बताता और काशिमो जैसे ही पांडा को मारने वाला होता है तभी यहाँ हकारी आ जाता है। हकारी आते ही काशिमो को अपने पंचेस और किक से उड़ाने लगता है। काशिमो ये देखकर सरप्राइज होता है कि हकारी को उसकी बॉडी में से निकल रहे करंट से कुछ नहीं हो रहा और इसका कारण ये होता है कि हकारी के अंदर इतनी ज्यादा कर्स एनर्जी आउटपुट होती है कि उसे पता ही नहीं चलता। काशिमो खुद का नाम हकारी को बताता है। हकारी काशिमो के नाम से पहचान लेता है कि ये वही बंदा है जिसके पास 100 पॉइंट्स हैं। हकारी कहता है कि अगर मैं जीता तो तुम्हें अपने पॉइंट्स मुझे देने होंगे। काशिमो भी रेडी हो जाता है पर वो भी एक शर्त रखता है कि अगर वो हारा तो उसे सुकुना के बारे में बताना होगा। तभी हकारी सुन पड़ने लगता है और उसकी बॉडी में से बहुत ज्यादा कर्स एनर्जी निकलने लगती है। काशिमो जाकर हकारी पर हमला कर देता है और उसे जख्मी कर देता है पर तभी एकदम से हकारी होश में आकर काशिमो को पंच से दूर उड़ा देता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे पर बुरी तरीके से हमला करने लगते हैं। तभी काशिमो वही अटैक करता है जो उसने पांडा की बहन पर किया था, जिसमें वो पॉजिटिव चार्ज हकारी पर ट्रांसफर करके खुद की बॉडी में से नेगेटिव चार्ज डिस्चार्ज कर देता है। इस अटैक से हकारी का एक हाथ कट जाता है। अब काशिमो को लगता है कि हकारी तो गया और उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है पर तभी हकारी अपने उस कटे हुए हाथ को रीजनरेट कर लेता है और काशिमो पर एक जोरदार पंच लगाता है। हमें यहाँ बताया जाता है कि हकारी के जैकपॉट हिट करते ही उसके अंदर अनलिमिटेड कर्स एनर्जी आ जाती है जो कि 4 मिनट 11 सेकंड तक रहती है और इन 4 मिनट तक हकारी को मारना इम्पॉसिबल है। हकारी ने कभी भी रिवर्स कर्स टेक्निक नहीं सीखी पर अनलिमिटेड कर्स टेक्निक की वजह से उसकी बॉडी अपने आप हील हो जाती है। तभी हकारी के आसपास जो गाना बज रहा था और उसकी कर्स एनर्जी डिक्रीज होने लगती है जिससे काशिमो समझ जाता है कि हकारी का जैकपॉट खत्म हो गया है। पर तभी फिर से हकारी डोमेन एक्सपेंशन का यूज कर देता है ताकि जैकपॉट हिट करके वो फिर से अनलिमिटेड कर्स एनर्जी यूज कर सके। इस टाइम पर काशिमो भी समझ गया था कि अगर हकारी ने जैकपॉट हिट किया तो फिर से वो 4 मिनट के लिए इमॉर्टल हो जाएगा, इसलिए हकारी को इसी वक्त खत्म करने का डिसाइड करता है और ये दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। काशिमो हकारी को काफी पीटता है और घायल कर देता है बट सडनली हकारी की बॉडी फुल रिकवर हो जाती है उसके डोमेन के कॉन्जिक्यूटिव इफेक्ट सीक्वेंस की वजह से। काशिमो फिर हकारी को बहुत मारता है पर हकारी फिर से फुल रिकवर हो जाता है और तभी हिट होता है जैकपॉट जिससे अनलिमिटेड एनर्जी हकारी के अंदर फिर आ जाती है। ये दोनों डोमेन के बाहर आ जाते हैं जहाँ हकारी म्यूजिक ऑन कर देता है। अब काशिमो जानता था कि 4 मिनट और 11 सेकंड तक हकारी को मारना इम्पॉसिबल है और इस टाइम में उसके पास अनलिमिटेड कर्स एनर्जी है और फुली ऑटोमेटिक रिवर्स कर्स टेक्निक भी है जो हकारी को और भी स्ट्रॉन्ग बना देती है। काशिमो पहले सोचता है कि अगर वो 4 मिनट और 11 सेकंड तक टिक जाए तो वो आसानी से जीत जाएगा पर फिर वो हंसते हुए सोचता है ऐसा कोई लूजर ही सोचेगा। काशिमो अपनी पावर अप करके कहता है कि वो हकारी को इन 4 मिनट और 11 सेकंड में ही मारेगा। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ काशिमो बूढ़ा था और उसने काफी सॉर्सरर को मार रखा था। वहाँ पर केंजाकू आता है। काशिमो से पूछता है कि तुम्हारे हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर कौन है। केंजाकू बताता है सुकुना, वो भी 6000 साल पहले से। और उसी वक्त काशिमो डिसाइड करता है कि वो सुकुना से लड़ेगा और इसी वजह से वो केंजाकू के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो कलिंग गेम में पार्टिसिपेट करेगा। इधर प्रेजेंट में दोनों काशिमो और हकारी एक दूसरे पर बुरी तरीके से हमला कर रहे थे। एक कंटेनर को तो वो चपटा कर रख देते हैं। इसी कंटेनर के एक हिस्से को काशिमो हकारी में देकर मारता है जिससे उसकी मुंह की हालत कुछ ऐसी हो जाती है। काशिमो जानता था कि हेड से रिवर्स कर्स टेक्निक डायरेक्ट होती है तो अगर वो हकारी के हेड को उड़ा देगा तो उसका गेम ओवर। काशिमो हकारी के दिमाग पर अपनी लाइटनिंग से हमला करता है जो जाकर दिमाग पर ही लगती है और हकारी का दिमाग फटने लगता है पर तभी हकारी अपनी नाक से काशिमो की कर्स एनर्जी को निकाल देता है और ब्रेन को हील कर लेता है। हकारी काशिमो से कहता है कि मैं मरने वाला था। इस टाइम पर हकारी के जैकपॉट को ओवर होने में सिर्फ 8 सेकंड रह गए थे। हकारी अपनी स्पीड और पावर को बढ़ाकर काशिमो पर लगातार हमला करता है और उसे मौका ही नहीं देता कि वो अपने इलेक्ट्रिक चार्ज एक्यूमुलेट कर सके। बट तभी हकारी की बॉडी लेफ्ट साइड से डिस्ट्रॉय हो जाती है। हमें पता चलता है कि काशिमो इलेक्ट्रिक चार्जेस को एक्यूमुलेट अपनी स्टिक से भी कर सकता है। इधर हकारी का जैकपॉट भी ओवर हो जाता है बट भैया तभी हकारी फिर से डोमेन एक्सपेंशन का यूज कर देता है जिसे देखकर काशिमो भी थोड़ा शॉक था क्योंकि ऐसी हालत में डोमेन एक्सपेंशन यूज करना आसान नहीं था। पर काशिमो को यकीन था कि अब हकारी का गेम ओवर है। भले ही डोमेन को बार बार कास्ट करने से स्पिन तेज हो जाती है पर जैकपॉट लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। पर इस जुएबाज का लक कुछ ज्यादा ही इनक्रेडिबल है क्योंकि जैकपॉट फिर से हिट हो जाता है और हकारी पूरी तरीके से
हील हो जाता है। हकारी काशिमो से कहता है कि मैंने आज तक एक दिन में इतनी बार मौत को नहीं देखा। मैं इसलिए बच पाया हूँ क्योंकि मेरे पास एक मांगा ब्रेन है जो उस ओताकू की वजह से आया है। यहाँ पर ये चार्ल्स की बात कर रहा था। इसके बाद हकारी अपने डोमेन के कोऑर्डिनेट को शिफ्ट करके पानी के ऊपर ले आता है और फिर डोमेन को गायब कर देता है। हकारी का प्लान था कि वो काशिमो को समुद्र के अंदर पटक देगा, जिससे उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी वाली कर्स एनर्जी है पानी के अंदर पूरी तरीके से डेप्लीकेट हो जाए। और ये बात काशिमो समझ गया था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि जब तक वो जमीन पर वापस ना आए तब तक वो कर्स एनर्जी को बंद रखेगा। तभी समुद्र के अंदर से बहुत से कर्स स्पिरिट बाहर निकलने लगते हैं। काशिमो कर्स स्पिरिट पर खड़ा होकर जमीन की तरफ जाने की कोशिश करता है, पर हकारी कर्स स्पिरिट को डिस्ट्रॉय करने के साथ काशिमो को भी मारता जा रहा था। काशिमो बिना कर्स एनर्जी के हकारी की किक्स को नहीं झेल पा रहा था, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे कर्स एनर्जी का यूज करना पड़ता है और तभी वो पानी में गिर जाता है। पानी में गिरते ही काशिमो की कर्स एनर्जी लीक होने लगती है। हकारी एक उड़ने वाले कर्स स्पिरिट को पकड़कर हवा में लटका था। वो देखता है कि पानी में मछलियां मर रही होती हैं और तभी कुछ स्मेल आती है, जिससे हकारी भी बेहोश होकर पानी में गिर जाता है। हमें यहाँ पता चलता है कि काशिमो ने सी वाटर पर इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज करके क्लोरीन गैस को जनरेट किया है, जो कि एक डेडली पॉइजन है और इसी की वजह से मछलियां मर रही थी और हकारी बेहोश हो गया। काशिमो जानता था कि रिवर्स कर्स टेक्निक यूजर को मारने के लिए या तो तुम्हें उसके ब्रेन को सिंगल ब्लो में डिस्ट्रॉय करना होगा या जहर से उसके दिमाग को खत्म करना होगा। हमें यहाँ बताया जाता है कि टॉक्सिन को बॉडी में से हटाने के लिए हाई लेवल ऑफ कर्स टेक्निक चाहिए, साथ में उस जहर को भी बाहर निकालना होता है और ये सब करने में बहुत टाइम लगता है और इतना टाइम हकारी के पास नहीं था क्योंकि उसके जैकपॉट का राउंड ओवर होने वाला था और उसके ओवर होते ही जहर की वजह से हकारी मर जाएगा। बट तभी हकारी होश में आ जाता है और काशिमो को पीटने लगता है। काशिमो ये देखकर सरप्राइज होता है कि हकारी की बॉडी ने ऑटोमेटिक उस टॉक्सिन सब्सटेंस को बॉडी से बाहर निकाल दिया है। हकारी नोटिस करता है कि सी का टेम्परेचर राइज हो रहा है। अब हकारी के लिए भी एक प्रॉब्लम थी क्योंकि अब सिर्फ 5 सेकंड रह गए थे उसके जैकपॉट को खत्म होने के लिए। पहले तो वो सोचता है कि वो सरफेस पे जाकर फिर से डोमेन का यूज करेगा, पर फिर वो काशिमो को पानी में ही बुरी तरीके से मारने लगता है। तभी काशिमो हकारी के हाथ को पकड़ लेता है और एक बहुत बड़ा धमाका पानी के अंदर होता है। ये देखकर पांडा घबरा जाता है और तभी उसे हकारी का कटा हुआ हाथ दिखता है, जिससे वो और घबरा जाता है। इधर काशिमो पानी में से बाहर निकलता है। उसकी पूरी कर्स एनर्जी खत्म हो गई होती है, पर वो खुश था कि उसने हकारी को हरा दिया है। पर तभी हकारी आकर उसमें एक पंच मारता है, जिससे काशिमो हार जाता है। हमें पता चलता है कि हकारी ने इस एक्सप्लोजन को बाइंडिंग वॉ का यूज करके झेल लिया। उसने अपनी लेफ्ट आर्म को सैक्रिफाइस करके अपनी पूरी कर्स एनर्जी को बची हुई बॉडी पर शिफ्ट कर दिया, जिससे उसने इस एक्सप्लोजन को आसानी से झेल लिया। काशिमो हकारी को उसे खत्म करने के लिए कहता है, पर हकारी इसके लिए मना कर देता है क्योंकि उसे उसके 100 पॉइंट्स चाहिए थे। हकारी ये भी कहता है कि वो इस फाइट का विजेता नहीं है क्योंकि काशिमो ने अपनी कर्स टेक्निक यूज ही नहीं की होती है। काशिमो बताता है कि वो अपनी कर्स टेक्निक एक ही बार यूज कर सकता है और वो उसे सुकूना पर इस्तेमाल करेगा। हकारी काशिमो से एक डील करता है कि काशिमो उसकी मदद करेगा और वो उसे सुकूना से लड़वाएगा। तभी यहाँ पांडा आ जाता है, जो ये जानकर कि काशिमो उनकी साइड है तो डर जाता है। इसके बाद हकारी चार्ल्स के पास जाता है और उसकी तारीफ करने लगता है। हकारी चार्ल्स से उसकी मांगा का नाम पूछता है ताकि वो उसे खरीद के पढ़ सके, पर चार्ल्स तो नूब होता है। उसने अभी तक एक भी मांगा पब्लिश नहीं की होती है। ये सुनकर हकारी को गुस्सा आ जाता है और वो चार्ल्स को पीटने लगता है। तभी यहाँ मोमो आ जाती है। हमें हकारी और मोमो की बातों से पता चलता है कि इन लोगों का कलिंग गेम में 4 रूल ऐड करने का प्लान था। पहला रूल, जो प्लेयर्स को एक दूसरे को पॉइंट ट्रांसफर करने दे। दूसरा रूल कि प्लेयर्स 100 पॉइंट का इस्तेमाल करके कलिंग गेम से निकल सके। तीसरा रूल कि ये एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी में कम्युनिकेशन कर सके और चौथा रूल कि ये बैरियर्स को पार करके दूसरी कॉलोनी में जा सके। पर अब मोमो चाहती थी कि वो तीसरे रूल को ना ऐड करें, जिससे वो कॉलोनीज के बीच कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना चाहते थे क्योंकि माँ की बैरियर्स या कॉलोनीज को पार कर सकती है और मैमे के छोटे भाई की मदद से वो कम्युनिकेशन का जरिया बन सकती है। ये सुनकर हकारी शॉक हो जाता है और पूछता है कि वो ऐसा कैसे कर पा रही है। मोमो कहती है क्योंकि वो एक मॉन्स्टर बन चुकी है। इसके बाद माकी को दिखाया जाता है जो अकेले बहुत से सॉर्सरर और कर्स स्पिरिट को मार देती है। तभी उसे वहाँ कमाओ मिलता है। ये दोनों एक दूसरे के बालों का मजाक उड़ाते हैं। कमाओ ये भी बताता है कि कमाओ फैमिली का हेड इस टाइम पर वो नहीं है। तभी वहाँ एक अजीब कर्स स्पिरिट आ जाता है, जिसके आते ही माकी और कमाओ चौकन्ने हो जाते हैं क्योंकि इसका ऑरा बहुत ही खतरनाक होता है। इसके बाद पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ कमाओ जब अपने क्लैन के यहाँ जाता है तो देखता है कि हेड की गद्दी पर केंजाकू बैठा है। हमें यहाँ पता चलता है कि केंजाकू ने सभी हायर अप्स को मार दिया है और साथ में कमाओ
के पिता को भी। केंजाकू खुद को कमाओ फैमिली का करंट हेड डिक्लेयर कर देता है। केंजाकू कमाओ को जिंदा छोड़ देता है और कहता है अपनी शक्ल मुझे फिर कभी मत दिखाना। इधर प्रेजेंट में वो कर्स स्पिरिट बड़ी तेजी से माकी पर हमला कर देता है और उसे दीवार में घुसेड़ देता है। कमाओ को तो पता ही नहीं चलता कि कब वो कर्स स्पिरिट माकी को उड़ा ले गया। माकी उस कर्स स्पिरिट पर हमला करने की कोशिश करती है पर वो कर्स स्पिरिट अपनी पोजीशन चेंज करके माकी को फिर उड़ा देता है। कर्स स्पिरिट माकी को एक जगह पर पकड़कर अपना चेहरा रिवील करता है और ये नाओया होता है। इसके बाद पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां गाकुगांजी कमाओ को बता रहे थे कि अगर किसी हॉस्टाइल सॉर्सरर को बिना जुजुत्सु से मार दिया गया तो वो कर्स बन जाता है। इधर प्रेजेंट में नाओया कहता है कि माकी तुम्हारी माँ ने मुझे मार डाला था इसलिए अब मैं ऐसा बन गया हूँ और मैं तुम्हें मारने आया हूँ। तभी कमाओ नाओया पर अपने एरो से हमला कर देता है। नाओया उन एरो से बचने के लिए अपनी पोजीशन चेंज कर देता है जिससे माकी छूट जाती है। वो नाओया को पकड़कर हवा में फेंक देती है और तभी कमाओ अपने एरोस उसकी बॉडी में पेनिट्रेट कर देता है। माकी आकर उसके शरीर पर कट भी लगा देती है। इस सब से नाओया की बॉडी फट जाती है और गायब होने लगती है। तभी माकी नोटिस करती है कि नाओया अभी कर्स वॉर्म था यानी अब वो अपनी फॉर्म को चेंज कर रहा है। कमाओ जल्दी से नाओया की तरफ पियर्सिंग ब्लड से हमला करता है। पियर्सिंग ब्लड से नाओया के शेल में छेद हो जाता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। कमाओ को लगता है कि नाओया खत्म हो गया पर तभी नाओया अपनी न्यू फॉर्म में आकर कमाओ पर एक जोरदार पंच से हमला करता है जिससे लग तो ऐसा रहा था कि कमाओ खत्म पर कमाओ ने अपने ब्लड को शील्ड की तरह यूज करके खुद को बचा लिया था। पर अगर ऐसा वो सही टाइम पर ना करता तो जरूर मर जाता। तभी फिर से नाओया कमाओ पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। कमाओ भी काउंटर अटैक के रूप में फ्लोइंग रेड स्केल का यूज करता है। तभी माकी आकर नाओया पर अपनी स्वॉर्ड से हमला करती है। नाओया को इससे कुछ ज्यादा नहीं होता पर उसका ध्यान माकी की तरफ हो गया था और इसी का फायदा उठाकर कमाओ नाओया को क्रिम्सन वाइंडिंग से पकड़ लेता है। माकी फिर से नाओया पर स्वॉर्ड से हमला करती है और इस बार नाओया स्पिन करके बच जाता है और साथ में कमाओ की पकड़ से भी छूट जाता है। हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि नाओया अपनी कर्स टेक्निक को यूज कर सकता है जो कि प्रोजेक्शन सॉर्सररी है। नाओया प्रोजेक्शन सॉर्सररी का यूज करके एयर को फ्रीज कर देता है फिर एयर के फ्रेम्स को ब्लास्ट कर देता है जिससे माकी और कमाओ पीछे हो जाते हैं। तभी नाओया यहाँ से बड़ी स्पीड से निकल जाता है। कमाओ को लगता है कि नाओया भाग गया। माकी उसे बताती है कि वो भागा नहीं बल्कि अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है। इधर नाओया पूरे शहर का चक्कर लगा रहा होता है अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए। यहाँ दोनों जानते थे कि जैसे ही नाओया अपनी टॉप स्पीड अचीव कर लेगा वो इन पर उसी स्पीड से हमला करेगा इसलिए ये दोनों भी तैयार हो जाते हैं। माकी कमाओ को पीछे रहने के लिए कहती है। तभी नाओया अपनी फुल स्पीड से माकी पर हमला करता है। ये अटैक इतना घातक होता है कि इसके मारे बिल्डिंग्स पेड़ वगैरह सब टूट जाते हैं। इस अटैक से माकी की भी हालत बहुत खराब हो जाती है। माकी जैसे ही खड़े होने की कोशिश करती है तभी कमाओ नाओया पर हमला कर देता है और उसे माकी से दूर हटा देता है। नाओया ये देखकर शॉक होता है कि कमाओ अपनी ब्लड का इस्तेमाल कर रहा है उससे लड़ने के लिए क्योंकि ऐसे ब्लड लूज की वजह से उसकी जान भी जा सकती थी। नाओया नोटिस करता है कि कमाओ ब्लड को इस तरीके से यूज कर रहा है कि सर्कुलेट होकर वापस उसकी बॉडी में ही जाए जिससे वो ब्लड लूज से नहीं मरेगा बट इससे वो थक बहुत ही जल्दी जाएगा। माकी उसे ऐसा करने से मना करती है पर कमाओ नहीं मानता क्योंकि वो माकी की जान बचाना चाहता था। माकी कहती है कि वो ठीक है और 5 मिनट में वो खुद को पूरी तरीके से हील कर लेगी। ये सुनकर कमाओ को अच्छा लगता है और वो माकी से कहता है कि वो 5 मिनट तक नाओया को संभालने की कोशिश करेगा पर वो खुद इसमें श्योर नहीं था। कमाओ सोचता है कि वो जिंदा रहे या मर जाए इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता और फिर वो नाओया पर हमला कर देता है। नाओया आसानी से कमाओ के अटैक से बच जाता है पर तभी नाओया नोटिस करता है कि माकी यहाँ से गायब है। कमाओ समझ गया था कि नाओया की बॉडी उसकी टॉप स्पीड पर काफी टफ होती है पर बाइंडिंग वॉ की वजह से बाकी समय टफ नहीं होता। वो ये भी समझ गया था कि उसके ब्लड से नाओया बच रहा है क्योंकि ब्लड मैनिपुलेशन सॉर्सरर का ब्लड कर्स स्पिरिट के लिए जहरीला होता है और इस समय पर नाओया एक कर्स स्पिरिट ही था। तभी नाओया कमाओ पर हमला कर देता है। वो उसे मारते मारते काफी जख्मी कर देता है बट तभी कमाओ पियर्सिंग ब्लड का हमला करता है जिससे नाओया को चोट लगती तो है पर उतनी नहीं कि वो रुक जाए। नाओया फिर से कमाओ को बहुत बुरी तरीके से मारना शुरू करता है पर कमाओ अभी भी हार नहीं मानता। तभी वहाँ पर 2 बंदे आ जाते हैं जिसमें से ओल्ड मैन तो कटाना मांग रहा था और कापा सूमो करने के लिए कह रहा था। इसके बाद इन दोनों के बारे में बताया जाता है। इस
इस ओल्ड मैन का नाम हगाने दाइदो होता है। हगाने भी ओल्ड सॉर्सरर होता है। हगाने अपने टाइम पर एक बहुत पावरफुल स्वॉर्डमैन था। हगाने को अवेकन होने के बाद कोई भी कटाना नहीं मिली, इसलिए वो काफी परेशान था। वो हर जगह कटाना ढूंढता है पर उसे कटाना कहीं नहीं मिलती, और एक मिलती है तो वो एक टॉय कटाना होती है जो डीमन स्लेयर के वाटर हशीरा की थी। इसके बाद कापा के बारे में बताया जाता है कि कापा का नाम रोकुजुशी मियो है। मियो भी ओल्ड सॉर्सरर है जो अपने टाइम में सुमो रेसलर था। मियो सभी लोगों से सुमो के लिए पूछता है पर कोई उससे सुमो नहीं लड़ता, जिससे वो काफी उदास हो जाता है। तभी उसे एक घर में सुमो रेसलर के लड़ने की आवाज आती है। मियो जाकर देखता है कि एक ओल्ड लेडी सुमो मैच देख रही है। मियो पूछता है कि ये रेसलर उसे कहाँ मिलेंगे। लेडी बताती है कि टोक्यो में। मियो तैयार होकर टोक्यो की तरफ निकल जाता है पर वो उल्टा जाता है। इधर प्रेजेंट में नाओया जैसे ही कमाओ पर हमला करने वाला होता है तभी माकी आकर उसे बचा लेती है। कमाओ माकी को देखकर समझ जाता है कि माकी अभी भी पूरी तरीके से हील नहीं हुई है। तभी हगाने माकी के हाथ में कटाना देखकर पागल ही हो जाता है। हगाने स्वॉर्ड को लेने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तभी वो स्वॉर्ड अपने आप हगाने के हाथ में आ जाती है। उसके हाथ में स्वॉर्ड आते ही हगाने का ऑरा अलग ही लेवल पर पहुंच जाता है, जिससे सभी घबरा जाते हैं। हमें यह पता चलता है कि इस स्वॉर्ड का नाम डिमोनिक स्वॉर्ड है जो अपने विल्डर को खुद चुनती है। तभी नाओया हगाने पर हमला कर देता है पर हगाने उसके अटैक से आसानी से बच जाता है और फिर नाओया को बीच में से काट देता है। ये देखकर माकी शॉक हो जाती है। वो सोचती है कि आखिर मैं ऐसे अटैक क्यों नहीं कर पा रही हूँ, मुझ में और तोजी में क्या अंतर है। तभी मियो अपने सुमो डोमेन का यूज करता है, जिसमें अगर चैलेंजर और चैलेंज पर्सन एग्री हैं सुमो करने के लिए तो डोमेन कंप्लीट हो जाता है। मियो और माकी को चैलेंज करता है और माकी चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है और ये दोनों फिर डोमेन के अंदर सुमो रेसलिंग करने लगते हैं। पहली फाइट में मियो आसानी से माकी को हरा देता है। मियो माकी से कहता है कि तुम मुझसे काफी स्ट्रॉन्ग हो, तुम मुझे आसानी से हरा सकती हो। वो माकी से पूछता है कि आखिर तुम फोकस क्यों नहीं कर पा रही हो। इसके बाद मियो माकी को सुमो के जरिए समझाने लगता है कि तुम्हें अपने आसपास की सराउंडिंग्स को महसूस करना होगा और इस तरीके से महसूस करना होगा कि तुम्हें लगे कि तुम आजाद हो। ये सब बातें समझने के बाद माकी मियो को सुमो में हरा देती है और डोमेन से बाहर आ जाती है। हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि मियो के डोमेन के अंदर टाइम तेज चलता है। अगर डोमेन के अंदर वो 100 राउंड लड़ेंगे तो बाहर रियल वर्ल्ड में सिर्फ 1 मिनट बीतेगा। हगाने माकी को देखकर समझ जाता है कि माकी चेंज हो गई है, उसका ऑरा पहले जैसा नहीं है, वो अब स्ट्रॉन्ग हो गई है। नाओया अपनी स्पीड को फिर से बढ़ाने के लिए निकल जाता है। ये देखकर हगाने और मियो उसे रोकने के लिए खड़े हो जाते हैं और ये देखकर कमाओ सरप्राइज होता है। वो सोचता है कि आखिर ये हमारी मदद क्यों कर रहे हैं, पर तभी ये तीनों नोटिस करते हैं कि माकी नाओया का पीछा करने के लिए निकल गई है। नाओया ये देखकर शॉक होता है कि वो माकी को अपनी फुल स्पीड पर भी नहीं पकड़ पा रहा है। माकी एक बिल्डिंग के ऊपर होती है, तभी नाओया फुल स्पीड में उसी बिल्डिंग पर हमला कर देता है और उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। माकी इस अटैक से बच तो जाती है पर अब वो मिड एयर में थी और इसी का फायदा उठाकर नाओया माकी पर हमला कर देता है। बट सरप्राइजिंगली माकी नाओया के अटैक को मिड एयर में ही डॉज कर देती है और ये देखकर ऑफ कोर्स नाओया शॉक हो जाता है। नाओया उस पर फिर हमला करता है और इस बार माकी उसके अटैक से बचने के साथ उस पर एक जोरदार पंच से हमला करती है, जिससे नाओया जमीन पर जाकर गिरता है। तभी मियो आकर नाओया में एक जोरदार हेडबट मारता है और दूसरी साइड से हगाने उसे बीच में से काट देता है और माकी उसके शरीर को अलग कर देती है। पर तभी नाओया की निचली बॉडी में से उसकी ह्यूमन वाली बॉडी बाहर निकलती है। नाओया काफी गुस्से में था। वो कहता है कि उन लोगों के बीच में खड़े होने वाला मैं हूँ। यहाँ ये तोजी गोजो के बारे में कह रहा था। फिर नाओया अपने डोमेन एक्सपेंशन टाइम सेल मून पैलेस का यूज करता है। इस डोमेन के अंदर आते ही हगाने और मियो पर एक अटैक होता है पर इससे उन्हें कुछ नहीं होता। वो दोनों नाओया पर अटैक करने जाते हैं बट सडनली उन लोगों की बॉडी कटने लगती है। ये देखकर दोनों शॉक हो जाते हैं और अपनी जगह पर रुक जाते हैं। नाओया उन्हें बताता है कि जो अटैक स्टार्टिंग में हुआ था वो उन्हें टच करने के लिए था और टच होने के बाद टारगेट को उसके तरह ही मूव करना होगा वरना वो 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो जाएंगे और फिर उनके सेल्स कटने लगेंगे। तभी नाओया नोटिस करता है कि वो माकी को लोकेट नहीं कर पा रहा है। तभी हगाने नाओया को काटने के लिए उस पर हमला करता है बट उसका खुद का हाथ कट जाता है डोमेन के इफेक्ट की वजह से। तभी माकी बाहर से आकर डिमोनिक स्वॉर्ड को पकड़ लेती है और फिर उसे नाओया के सीने में घुसेड़ देती है। हमें यह पता चलता है कि माकी के अंदर बिल्कुल कर्स एनर्जी नहीं है, जिसके कारण बैरियर टेक्निक उसे बिल्डिंग की तरह ट्रीट करती है और इसी कारण माकी नाओया के डोमेन के अंदर ट्रैप नहीं हुई। पर नाओया को अभी भी लग रहा था कि वो माकी को
को खत्म कर देगा, क्योंकि अब वो उसके डोमेन के अंदर आ गई थी और अगर माकी मूव हुई तो उसके बॉडी पार्ट्स कट जाएंगे। नाओया माकी को खत्म करने के लिए उस पर हमला करता है, बट उल्टा माकी उसे स्वॉर्ड से पूरी तरीके से काट देती है और हमें बताया जाता है कि नाओया का डोमेन गारंटेड हिट माकी को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाया, क्योंकि उसके अंदर कर्स एनर्जी है ही नहीं। नाओया के मरते ही उसका डोमेन चला जाता है और ये सब डोमेन के बाहर आ जाते हैं। माकी जाकर कमाओ को संभालती है और उसे सलाह देती है कि उसे उसकी फैमिली के पास जाना चाहिए। इधर मेगुमी की आंख एक बिल्डिंग में खुलती है जहाँ यूजी, ताकाबा और वो प्लेयर भी होती है जिसने उसे बेहोशी के वक्त देखा था और इसका नाम हाना होता है। ये चारों बैठकर आपस में बात करने लगते हैं। यूजी मेगुमी को बताता है कि उनके पास अब 359 पॉइंट्स हैं, जिससे वो अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। ये सुनकर मेगुमी को अच्छा लगता है, क्योंकि अब वो अपनी बहन को गेम से बाहर भेज सकता है, पर कितने पॉइंट्स के साथ ये पता करना बाकी था। मेगुमी हाना से एंजल के बारे में पूछता है और उसने उसकी मदद क्यों की थी। तभी हाना के अंदर से एंजल बोलता है कि आखिर एक लड़की से इतने सवाल कौन पूछता है। एंजल और हाना बिल्कुल यूजी और सुकुना की तरह थे। एंजल अपनी कर्स टेक्निक भी बताता है कि वो कर्स टेक्निक, बैरियर टेक्निक सील्स को हटा सकता है, साथ में वो बैरियर्स के अंदर और बाहर जा सकता है और इसी टेक्निक से वो कॉलोनी नंबर 1 में आए थे, क्योंकि कॉलोनी 2 में बहुत ज्यादा कर्स स्प्रिट थी। एंजल बताता है कि उसका ऑब्जेक्टिव सभी रिकार्नेटेड प्लेयर्स को खत्म करना है। मेगुमी एंजल से पूछता है कि क्या उसकी टेक्निक पोजेस्ड प्लेयर को उसकी ओरिजिनल फॉर्म में वापस ला सकती है। एंजल बताता है कि ये हो तो सकता है, पर इसमें उसकी जान भी जा सकती है। जब कर्स ऑब्जेक्ट और बॉडी फ्यूज्ड हो जाती है तो उनको निकालना बहुत मुश्किल है। ये सुनकर यूजी सोचता है कि शायद इसीलिए सुकुना के मरते ही मैं मर जाऊंगा। मेगुमी एंजल से पूछता है कि क्या वो प्रिजन रैल्म के सील को हटा सकता है। एंजल कहता है कि हाँ, पर पहले उन्हें उसकी मदद करनी होगी। मेगुमी कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि हम सभी रिकार्नेटेड प्लेयर को मार दें। एंजल कहता है नहीं, बल्कि तुम्हें सिर्फ एक प्लेयर को मारना है जो कि डिस्ग्रेस्ड वन है। तभी यूजी के अंदर से सुकुना यूजी को बताता है कि वही डिस्ग्रेस्ड वन है, यानी एंजल जिस प्लेयर को मारने की बात कर रहा है वो सुकुना ही है। ये सुनते ही यूजी ऐसी जगह पर जाकर बैठ जाता है जहाँ से हाना और एंजल उसे देख ना सकें और वहाँ से साइन लैंग्वेज में बताने लगता है कि सुकुना ही डिस्ग्रेस्ड वन है, या कहीं फॉलन। मेगुमी भी ये समझ जाता है। तभी एंजल बताता है कि कॉलोनी में कुछ ज्यादा ही लोग घुस आए हैं। ये लोग कोगानी की मदद से देखते हैं कि कॉलोनी में 800 से ज्यादा लोग हैं। इसके बाद फरवरी का टाइम दिखाया जाता है, यानी कलिंग गेम से 9 महीने पहले का समय। इधर केंजाकू अमेरिका वालों को जुजुत्सु सॉर्सरर के बारे में बता रहा था और कैसे जुजुत्सु सॉर्सरर कर्स एनर्जी और कर्स टेक्निक का यूज करते हैं। केंजाकू अमेरिका के प्रेसिडेंट को बताता है कि सॉर्सरर की कर्स एनर्जी का इस्तेमाल आप लोग अपने फायदे के लिए कर सकते हैं और ये कर्स एनर्जी जापान के लोगों से ही निकलती है। वहाँ पर जितने लोग थे उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए केंजाकू उन्हें वही ग्लास देता है जिससे कर्स स्प्रिट को देखा जा सकता है, जिनका इस्तेमाल पहले माकी करती थी। उन ग्लासेस को पहनते ही उन्हें केंजाकू के कर्स स्प्रिट दिखने लगते हैं, जिनसे वो डर जाते हैं। पर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट का हेड साइरस को इसमें एक नई अपॉर्चुनिटी दिखती है। साइरस प्रेसिडेंट से कहता है कि कर्स एनर्जी सोर्स है, हमें जल्द से जल्द सॉर्सरर को सीज करके उन पर एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। केंजाकू कहता है कि नवंबर में टोक्यो के अंदर जुजुत्सु सॉर्सरर्स गैदर होंगे एक रिचुअल खेल के लिए, तब तुम उन्हें पकड़ सकते हो। ये सुनकर प्रेसिडेंट गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि दूसरी कंट्री में जाकर वहाँ के लोगों को पकड़ कर लाना और फिर उन पर एक्सपेरिमेंट करना इलीगल है। इससे देशों में लड़ाई हो सकती है। साइरस प्रेसिडेंट को समझाने लगता है कि अगर हमने पहले से काम नहीं किया तो कोई और कंट्री इस काम को करेगी। साथ में अगर हमने कर्स एनर्जी का यूज करना स्टार्ट कर दिया तो हम सभी देशों से आगे हो जाएंगे और जापान की रक्षा कर पाएंगे बाकी कंट्रीज से, क्योंकि वो भी इस एनर्जी का यूज करने का ट्राई करेंगे। केंजाकू कहता है कि सॉर्सरर बहुत कम है और वो सिर्फ एक बार नवंबर में एक जगह पर आएंगे, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी कभी नहीं आएगी। प्रेसिडेंट इसके लिए मान तो नहीं रहे थे, पर उन्हें इस बात की चिंता होने लगती है कि केंजाकू और कंट्रीज के साथ भी नेगोशिएशन का ट्राई करेगा और ऐसे उनके यहाँ रहने वाले जापानीज लोगों को भी खतरा हो सकता है, इसलिए वो फाइनली इस डील को एक्सेप्ट कर लेते हैं। प्रेसिडेंट लेफ्टिनेंट गैरी को जापान में जाकर सॉर्सरर को पकड़ने का काम देते हैं। गैरी कहता है कि इस मिशन के लिए 200 सोल्जर काफी होंगे। तभी केंजाकू बोलता है कि तुम्हारी बुलेट्स वगैरह उनका ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, तुम्हें लगभग 800 लोग ले जाने चाहिए, यानी पूरी बटालियन उन्हें पकड़ने के लिए। ये सुनकर गैरी हंसने लगता है और हमें कहती है कि तुम हमारी पावर्स को टेस्ट कर सकते हो, ये देखने के लिए कि सॉर्सरर कितने पावरफुल होते हैं। गैरी भी इस चैलेंज को मान लेता है। यहाँ पर यूएस मिलिट्री के 100 सबसे ज्यादा खतरनाक सोल्जर थे। केंजाकू और ओरामे को लास्ट रूम से प्रेसिडेंट के पास आना था और केंजाकू बड़े आसानी से उन सभी सोल्जर्स को मारते हुए प्रेसिडेंट के पास आ जाता है और ये
ये देखकर सब डर जाते हैं। इसके बाद प्रेजेंट में टेंजिन और यूकी को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे थे स्टार प्लाज्मा वेसल के बारे में। हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि यूकी भी एक स्टार प्लाज्मा वेसल है और रिको के मरने के बाद और भी स्टार प्लाज्मा वेसल थे जिनसे टेंजिन मर्ज कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि रिको जितनी पोटेंशियल किसी के पास नहीं थी। टेंजिन ये भी बताते हैं कि मर्ज फेल होने से भले ही मैं इवॉल्व हो जाऊं पर जरूरी नहीं कि मैं ह्यूमैनिटी के लिए खतरा बनूं, क्योंकि बैरियर्स टेक्निक का यूज करके वो अपनी सैनिटी को प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे सीजन बदलने पर वो सीजन एक बार फिर से आ ही जाता है, उसी प्रकार कभी न कभी टेंजिन को इवॉल्व होना ही था। पर अब टेंजिन इवॉल्व होने के बाद खतरे में था क्योंकि केंजाकू उसे सीज करने आ रहा था ताकि ह्यूमंस को इवॉल्व कर सके, और तभी उस जगह पर केंजाकू आ जाता है। केंजाकू को सबसे पहले चोजो मिलता है। वो उससे टेंजिन कहाँ है पूछता है पर चोजो नहीं बताता। केंजाकू बताता है कि कलिंग गेम ने अपना पर्पस पूरा कर दिया है, तो अगर मैं टेंजिन को ले गया तो तुम हार जाओगे और साथ में पूरी दुनिया भी। इसके बाद केंजाकू बैरियर टेक्निक का यूज करके एक थिएटर में चोजो को ले जाता है और अपने प्लान को बताने लगता है कि इवॉल्व टेंजिन ह्यूमन से ज्यादा कर्स स्पिरिट है, तो उसे नॉन सॉर्सरर के साथ मर्ज करते ही वो कर्स स्पिरिट बन जाएंगे और फिर उनके फ्यूजन से एक अलग ही क्रिएचर बनेगा। चोजो से पूछता है कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या और तुम ये सब क्यों कर रहे हो। केंजाकू कहता है मैं जानना चाहता हूँ कि वो क्रिएचर कैसा दिखेगा और ये काफी मजेदार भी है। तभी चोजो पियर्सिंग ब्लड से हमला कर देता है। इसके बाद पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ टेंजिन, यूकी और चोजो प्लान बना रहे थे। चोजो यूकी से कहता है कि वो पहले जाएगा और केंजाकू की कर्स टेक्निक को रिवील करेगा, फिर उसे डोमेन खोलने के लिए मजबूर करेगा और उसी वक्त तुम हमला कर देना। यूकी कहती है तुम इसमें मर भी सकते हो, पर चोजो को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद प्रेजेंट को दिखाया जाता है जहाँ केंजाकू चोजो के पियर्सिंग ब्लड से आसानी से बच जाता है और उसकी तरफ अपने कर्स स्पिरिट भेजता है। चोजो उन्हें सुपरनोवा से डिस्ट्रॉय कर देता है, पर तभी केंजाकू पास में आकर चोजो को एक पंच से दूर उड़ा देता है। तभी केंजाकू के पीछे चोजो सुपरनोवा से ब्लास्ट कर देता है, बट केंजाकू एक कर्स स्पिरिट को अड़ा कर बच जाता है। चोजो केंजाकू से पूछता है कि वो यूजी से क्या चाहता है, वो क्या प्लॉटिंग शॉटिंग कर रहा है। केंजाकू कहता है उसका कोई खास रोल नहीं है, बस वेसल का रोल है। जब तक सुकुना जिंदा है तब तक कर्सेस खत्म नहीं हो सकते। तभी चोजो फिर से केंजाकू पर पियर्सिंग ब्लड से हमला कर देता है और कहता है कि जब तक तुम जिंदा हो ये सब कभी खत्म नहीं होगा। केंजाकू चोजो के इस पियर्सिंग ब्लड से भी आसानी से बच जाता है और जमीन से कर्स स्पिरिट्स को भेजकर चोजो के पैर को पकड़ लेता है और फिर बड़ी तेजी से उसमें एक जोरदार पंच मारता है और फिर जमीन पर गिराकर उसकी बेइज्जती करने लगता है। पर जैसे ही केंजाकू चोजो के भाइयों के बारे में बुरा भला कहता है, चोजो खड़े होने की कोशिश करने लगता है, पर केंजाकू उसे मौका ही नहीं देता और फिर अपने कर्स स्पिरिट से उसे जख्मी कर देता है। केंजाकू अपनी तारीफ करते हुए कहता है कि अगर मैं कर्स एनर्जी से अपने लो लेवल के कर्स को स्ट्रेंथ दे दूं तो वो भी तुम्हें पछाड़ देंगे। इस फाइट को बैरियर्स के पीछे से यूकी और टेंजिन भी देख रहे थे। टेंजिन यूकी से जाने के लिए कहता है पर यूकी इंतजार करने के लिए कहती है। इधर चोजो जमीन पर अधमरी हालत में पड़ा था और सोचने लगता है कि वो बड़े भाई की जिम्मेदारी नहीं निभा पाया, और तभी चोजो गुस्से में खड़ा हो जाता है और अपने भाइयों को याद करके केंजाकू पर फिर से पियर्सिंग ब्लड से हमला करता है और इस बार पियर्सिंग ब्लड की स्पीड बहुत तेज थी, फिर भी केंजाकू इस अटैक से बच जाता है। चोजो अपने भाइयों की टेक्निक विंड किंग का यूज करके जल्दी से केंजाकू के पास पहुंच जाता है और उस पर पंचेस से हमला करने लगता है। केंजाकू पीछे की तरफ हटकर बहुत सारे कर्स स्पिरिट से चोजो पर हमला कर देता है। चोजो उन सभी कर्स स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर देता है। केंजाकू एक पेड़ पर बैठकर आराम से ये देख रहा था और चोजो से कहता है कि तुम्हारे ब्लड का पॉइजन मुझ पर काम नहीं करेगा क्योंकि मैं तुम्हारा बाप हूँ। चोजो केंजाकू की बातों को इग्नोर करता है और अपने हाथ को ब्लड की मदद से स्ट्रेच करते हुए केंजाकू को पकड़ लेता है, फिर उसे इधर उधर पटकने लगता है और अपने पास लाकर एक बहुत जोर से उसके मुंह में एक पंच मारता है, पर केंजाकू कर्स स्पिरिट को अड़ाकर फिर बच जाता है। केंजाकू पीछे हटने की कोशिश करता है, उसी वक्त चोजो सुपरनोवा का यूज कर देता है, पर केंजाकू को इससे कुछ होता ही नहीं है क्योंकि उसने पूरे ब्लड को डिफ्लेक्ट कर दिया था, वो भी हर डायरेक्शन में। चोजो समझ जाता है कि कर्स मैनिपुलेशन के अलावा भी केंजाकू के पास कोई और कर्स टेक्निक है। तभी वहाँ यूकी आ जाती है। यूकी चोजो को आराम करने के लिए कहती है और चोजो यहाँ से चला जाता है बैरियर्स की मदद से। केंजाकू यूकी को देखकर सोचता है कि वो एक स्पेशल ग्रेट सॉर्सरर है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। केंजाकू डिसाइड करता है कि वो यूकी से दूर से लड़ेगा और फिर वो एक स्पेशल ग्रेट कर्स एशियन डिवाइन को निकालता है जो कि एलिफेंट टाइप था। यूकी अपनी शिकिगामी गरुणा को बॉल की तरह यूज करती है और किक से एशियन डिवाइन की तरफ फेंकती है और एक ही शॉट में एशियन डिवाइन डिस्ट्रॉय हो जाता है। यूकी केंजाकू के पास आकर कहती है कि मेरी कर्स टेक्निक मास है और फिर केंजाकू में जोरदार पंच लगाती है जिससे केंजाकू बैरियर्स को तोड़ते हुए बहुत
दूर जाकर गिरता है। इस अटैक से केंजाकू के हाथ भी टूट जाते हैं। हमें यहाँ पता चलता है कि यूकी मास टेक्निक से अपना और गरुड़ा का मास चेंज कर सकती है और इसी वजह से वो गरुड़ा को कर्स टूल की तरह भी यूज कर सकती है। केंजाकू रिवर्स कर्स से अपने हाथ सही कर लेता है और सोचता है कि यूकी के मास का उसकी स्पीड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। केंजाकू को डाउट होता है कि क्या वो यूकी को हरा पाएगा। यूकी भी पता कर लेती है कि केंजाकू की तीसरी कर्स टेक्निक ग्रेविटी है। यूकी को ये भी लगता है कि शायद केंजाकू के पास चौथी टेक्निक भी है। केंजाकू भी यूकी को हल्के में नहीं लेता और सोचता है कि जरूर यूकी के पास कोई तो हाई कर्स आउटपुट वाली टेक्निक होगी और दोनों एक दूसरे की टेक्निक के बारे में सोचकर इरिटेट होने लगते हैं। यूकी अपने प्लान पर अमल करने का डिसाइड करती है जिसमें वो केंजाकू को डोमेन यूज करने पर मजबूर करेगी और डोमेन यूज करने के बाद केंजाकू अपनी कर्स टेक्निक का यूज नहीं कर पाएगा और अगर यूकी को भी अपना डोमेन यूज करना पड़ा तो बाद में लड़ने के लिए उसके पास गरुड़ा है। यूकी ये सब सोच ही रही थी कि तभी केंजाकू अपने डोमेन एक्सपेंशन वॉर्म प्रोफ्यूजन का यूज कर देता है। ये देखकर यूकी टेंजन को सिग्नल देती है। इसके बाद फिर पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ टेंजन और यूकी प्लान बना रहे थे केंजाकू को हराने का। इन लोगों का प्लान ये था कि ये केंजाकू से उसका डोमेन ओपन करवाएंगे, फिर टेंजन बैरियर टेक्निक से उसके डोमेन को न्यूट्रलाइज कर देंगे। डोमेन का यूज करने की वजह से केंजाकू कर्स टेक्निक का यूज नहीं कर पाएगा क्योंकि कर्स एनर्जी ही नहीं बची होगी उसके पास और तभी यूकी उस पर हमला कर देगी। यूकी पूछती है इसमें कितना टाइम लगेगा। टेंजन बोलते हैं 10 सेकंड। यूकी अपने दिमाग का यूज करती है और कहती है कि अगर मैं अपने डोमेन का यूज कर दूंगी तो केंजाकू को अपने आप अपने डोमेन का यूज करना होगा और फिर तुम उसे न्यूट्रलाइज कर देना और चोजो और गरुड़ा केंजाकू को खत्म कर देंगे। टेंजन ये सुनकर कहते हैं कि ऐसा करना भी मत क्योंकि डोमेन की बाहर वाली लेयर फिर तुम्हारी होगी और उसका डोमेन न्यूट्रलाइज होने से पहले तुम्हारा हो जाएगा। टेंजन ये भी बताते हैं कि केंजाकू तुम्हारी डोमेन से बचने के लिए सिंपल डोमेन और होलो विकर बास्केट का भी यूज कर सकता है और अगर उसने इसका इस्तेमाल किया तो उसकी कर्स टेक्निक नहीं जाएगी और तुम्हारी डोमेन का यूज करने की वजह से चली जाएगी। इसलिए टेंजन उसे उनके पुराने प्लान पर चलने के लिए ही कहता है। पर प्रेजेंट में एक दिक्कत हो जाती है। टेंजन देखता है कि केंजाकू का डोमेन सुकुना की तरह है जिसमें डोमेन खोलने के बाद टेक्निक को एक्टिवेट किया जाता है बिना बैरियर्स को क्लोज करे। अब इसमें आउटर शेल था ही नहीं, इसलिए टेंजन केंजाकू के डोमेन को इरेज करने के लिए उसके इस अजीब से स्ट्रक्चर को गायब करने लगता है। बट ऐसा करने में टेंजन के एम्प्टी बैरियर्स भी इरेज होने लगते हैं। केंजाकू ये देखकर हंसने लगता है और कहता है कि टेंजन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैंने इस कर्स वर्ल्ड में तुमसे ज्यादा लड़ाइयां लड़ी हैं। इधर यूकी का सिंपल डोमेन जैसे ही गायब होता है केंजाकू उस पर एक बहुत जोरदार हमला करता है और तभी केंजाकू का डोमेन इरेज हो जाता है। पर केंजाकू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब यूकी मर चुकी थी, ऐसा केंजाकू सोच रहा था। पर तभी उसे गरुड़ा दिखाई देता है और पीछे उसके यूकी खड़ी थी। गरुड़ा केंजाकू पर हमला कर देता है। केंजाकू उसके अटैक से बचते हुए सोचता है कि यूकी अभी भी घायल है, वो शायद मूव नहीं कर पाएगी, पर वो रिवर्स कर्स टेक्निक से खुद को हील कर सकती है और तब तक मैं अपनी कर्स टेक्निक को रिकवर कर लूंगा। केंजाकू का ये सोचना ही था, पर तभी यूकी बिना हील हुए केंजाकू पर हमला करने लगती है क्योंकि यूकी को मालूम था कि अगर एक बार केंजाकू ने अपनी टेक्निक रिकवर करी तो उसका खेल खत्म। यूकी और गरुड़ा केंजाकू पर लगातार हमला करते जाते हैं पर यूकी के अटैक का उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था क्योंकि यूकी अपनी लिमिट पर थी। पर तभी एंट्री होती है चोजो की। इसके बाद सीन पास्ट में जाता है जहाँ यूकी, टेंजन और चोजो प्लान ही बना रहे थे। चोजो कहता है कि मैं पहली बार में पिट कर वहाँ से चला जाऊंगा जिससे केंजाकू को लगेगा कि मैं हार गया, पर सही टाइम आने पर मैं वापस फाइट में आ जाऊंगा। इधर प्रेजेंट में चोजो सीधा जाकर केंजाकू के सिर में पियर्सिंग ब्लड मारता है और वो भी इतने पास से, फिर भी केंजाकू बच जाता है। केंजाकू अपने हेड को स्पिन करके इस अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। फिर यूकी और चोजो लगातार केंजाकू पर हमला करते जाते हैं। यूकी जैसे ही थोड़ा टाइम लेती है खुद को हील करने के लिए, वैसे ही केंजाकू इनकी पकड़ से दूर भाग जाता है। गरुड़ा और चोजो दोनों केंजाकू पर हमला करने जाते हैं और जैसे ही वो उसके पास जाते हैं तभी केंजाकू अपनी ग्रेविटी वाली टेक्निक का यूज कर देता है जिससे दोनों जमीन में धस जाते हैं। यूकी नोटिस करती है कि ये ग्रेविटी टेक्निक 2 से 3 मीटर में काम करती है सोर्सरर से, वो भी लगातार 6 सेकंड के लिए। यूकी 6 सेकंड होते ही गरुड़ा से केंजाकू पर हमला करने लगती है और लगातार हमला करती जा रही थी क्योंकि उसे मालूम था कि केंजाकू इस समय पर बहुत थका हुआ है। रिवर्स कर्स टेक्निक और डोमेन की वजह से उसकी कर्स एनर्जी खत्म हो गई है। चोजो से लड़ने की वजह से वो फिजिकली बर्नआउट हो गया था और ग्रेविटी टेक्निक को भी वो लगातार इस्तेमाल नहीं कर सकता। यूकी आगे बढ़ते हुए केंजाकू पर हमला करती है बट तभी केंजाकू यूकी के हाथ को पकड़ लेता है और उसके चेहरे पर टाइनी उजुमाकी से हमला करता है जिससे यूकी जख्मी हो जाती है। केंजाकू बिना समय गवाए एक और टाइनी उजुमाकी से हमला करता है पर इस बार केंजाकू यूकी के
पेट पर हमला करता है, जिससे उसके पेट में एक बहुत बड़ा छेद हो जाता है। यूकी समझ जाती है कि इतनी देर से केंजाकू उससे डिस्ट्रैक्ट कर रहा था ताकि वो उजुमाकी का यूज कर सके। इसके बाद टेंजिन, यूकी और चोजो को दिखाया जाता है जो बैठकर ड्रिंक्स पी रहे थे। यूकी चोजो से पूछती है कि वो अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहा है, क्या उसे यूजी के साथ नहीं जीना, जिस पर चोजो कहता है कि क्या वो इंसान भी है। चोजो बताता है कि जब उसके भाइयों को फ्लैश दिया गया वो समझ गया था कि इंसान कभी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए मैंने कर्स की तरह रहना शुरू कर दिया और मेरे भाइयों ने भी। इसलिए मैंने शिबुया में लोगों को मारा और शायद मैं ही अपने भाइयों का कातिल हूँ, क्योंकि अगर मैं ह्यूमन की तरह रहता तो मेरे भाई कभी भी मरते नहीं। और इसी प्रकार यूजी है। यूकी चोजो से पूछती है कि अगर तुम मर गए तो क्या यूजी फिर से अकेला नहीं हो जाएगा। चोजो रोते हुए कहता है, हाँ ऐसा होगा, पर मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है, मैंने काफी लोगों को बेफालतू मारा है। इधर प्रेजेंट में चोजो अपनी पूरी ताकत लगाकर एक फाइनल अटैक करने जाता है, पर तभी टेंजिन अपने बैरियर्स को हटाकर चोजो को यहाँ से ले जाता है। यूकी उससे जाते हुए कहती है कि आज तुम कर्स के रूप में मर गए और अब से इंसान के रूप में जीना। केंजाकू यूकी को बीच में से काट देता है। तभी यहाँ टेंजिन आ जाता है, जिसे देखकर केंजाकू हंसने लगता है। वो कहता है, तुम सुकूना की तरह लग रहे हो। तभी यूकी केंजाकू के पैर को पकड़ लेती है। मतलब देख रहे हो, बीच में कटने के बाद भी यूकी जिंदा है। हमें यहाँ पता चलता है कि यूकी की जो मांस वाली टेक्निक है वो एक सर्टेन पॉइंट तक उसे अफेक्ट नहीं करती, पर अगर वो अपने मांस को बढ़ाती जाए तो वो खुद डिस्ट्रॉय हो सकती है। यूकी यहाँ पर अपने मांस को बढ़ाती जाती है क्योंकि वो वैसे भी मरने वाली थी। यूकी अपने मांस को इतना बढ़ा देती है कि वहाँ पर ब्लैक होल बन जाता है, जिसके लपेटे में केंजाकू भी आ जाता है। इस पैनल को देखकर तुम अंदाजा लगा सकते हो कि ये अटैक कितना पावरफुल है। बट भाई साहब, ये बंदा फिर भी बच जाता है। टेंजिन केंजाकू को जिंदा देखकर कंप्लीटली शॉक। वो उससे पूछता है कि क्या तुमने कर्स टेक्निक रिवर्सल का यूज करा। केंजाकू बताता है कि जिसे तुम ग्रेविटी समझ रहे हो वही रिवर्सल टेक्निक है, और ये टेक्निक केंजाकू ने यूजी की मॉम से ही सीखी थी जब वो उनकी बॉडी में था। यूजी की मॉम एंटी ग्रेविटी टेक्निक को यूज करना जानती थी। केंजाकू ने उसी टेक्निक को अपग्रेड करके और रिस्ट्रिक्शन हटाकर रिवर्सल टेक्निक का यूज करा। केंजाकू कहता है कि अगर तुम्हारे बैरियर्स ना होते तो ये पूरी दुनिया इस ब्लैक होल के लपेटे में आ जाती। फिर केंजाकू फाइनली टेंजिन को सीज कर देता है। इधर उरामी भी आ जाती है जो सुकूना के लिए बात को तैयार करने की बात करती है। दूसरी ओर कॉलोनीज में बहुत सारे यूएस मिलिट्री सोल्जर घुसने लगते हैं। वो एक एक से कुछ सॉर्सरर को पकड़ लेते हैं जो कि कमजोर थे। यूएस मिलिट्री को लग रहा था कि वो आसानी से सभी सॉर्सरर को पकड़ लेंगे, पर तभी एक बंदा आकर बताता है कि यहाँ पर कुछ बहुत खतरनाक सॉर्सरर भी हैं। हमें यहाँ पता चलता है कि केंजाकू ने आर्मीज को यहाँ कहे नॉन सॉर्सरर को कुछ कॉलोनीज में इसलिए भिजवाया ताकि जब उनकी मौत हो तो कर्स एनर्जी बाहर निकले और कलिंग गेम के लिए कॉलोनी की कर्स एनर्जी पूरी हो। केंजाकू ने आर्मी को मारने के लिए बहुत सारी कर्स स्पिरिट को भी रिलीज कर दिया होता है। टोक्यो और सेंडाई कॉलोनी को छोड़कर सभी कॉलोनीज में कर्स एनर्जी पूरी नहीं थी। एंजल हाना से कहता है कि उसे मालूम था कि केंजाकू बहुत सारे नॉन सॉर्सरर को मरवाएगा कर्स स्पिरिट से ताकि कर्स एनर्जी पूरी हो सके टेंजिन के मर्ज के लिए। पर इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इतने सारे नॉन सॉर्सरर कॉलोनी के अंदर क्यों आ रहे हैं। तभी मेगुमी, यूजी, ताकावा और हाना पर भी मिलिट्री हमला कर देती है। मेगुमी ये देखकर सरप्राइज होता है कि मिलिट्री उन पर हमला क्यों कर रही है। ये चारों मिलकर सभी को हरा देते हैं और एक बंदे को पकड़कर, जो कि जापानीज ही था, उससे पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है। वो बंदा बताता है कि हम लोग तुम्हारी कर्स एनर्जी का यूज एनर्जी सोर्स के रूप में करना चाहते हैं। मेगुमी समझ जाता है कि केंजाकू ने इन लोगों को एनर्जी सोर्स का लालच देकर यहाँ भेज दिया है ताकि अपनी कर्स स्पिरिट से इन सब को मार कर कर्स एनर्जी फुलफिल कर सके, जिससे टेंजिन का मर्ज पूरा कर सके। वो मेगुमी कहता है कि हमें सभी सोल्जर्स को बचाना होगा, वरना वो मर गए तो टेंजिन का मर्ज चालू हो जाएगा। तभी एंजल कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं, इनकी कॉलोनी की तो कर्स एनर्जी पहले से ही पूरी है, तो अगर ये सोल्जर्स को बचा भी लें तो वो बाद में टेंजिन के साथ वैसे भी मर्ज हो जाएंगे। अब इसी बात पर कि इन्हें सोल्जर्स को बचाना है कि नहीं बहस हो जाती है, जिससे ये चारों अलग जाने लगते हैं। इधर कॉलोनी के अंदर कर्स स्पिरिट बहुत सारे सोल्जर्स को बहुत बेरहमी से मारते जा रहे थे। इसके बाद कॉलोनीज के बाहर जापान के आम लोगों को बहुत अजीब फीलिंग महसूस हो रही थी। मेगुमी और यूजी वाली कॉलोनी में माकी आती है और सारी सिचुएशन बताती है कि केंजाकू टेंजिन को ले गया और यूकी भी मर गई है, पर उनके पास प्रिजन रैल्म की बैग अभी भी है। और ये सब बातें माकी बहुत आराम से बता रही थी, जिसे देखकर यूजी और मेगुमी दोनों शॉक थे। अब केंजाकू टेंजिन को ले जा चुका था तो यूजी बोलता है कि तो अभी तक मर्ज शुरू क्यों नहीं हुआ, जिसका जवाब एंजल देता है कि सॉर्सरर अपनी कर्स एनर्जी से मर्ज को रेजिस्ट कर सकते
सकते हैं, पर शायद मर्ज बाहर चालू हो गया होगा। माकी बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है, बाहर भी सब कुछ नॉर्मल है, बस कुछ लोग अजीब तरीके से बीमार हैं। मेगुमी ये सुनकर थोड़ा शॉक होता है कि अभी तक केंजाकू ने मर्ज चालू क्यों नहीं किया, उसे कुछ और भी चाहिए या वो अभी करना नहीं चाहता। तभी यूजी बोलता है कि अभी तक हमने प्लान के अकॉर्डिंग 4 रूल्स को ऐड क्यों नहीं किया। इनके प्लान में 4 रूल्स थे। रूल 1 पॉइंट्स का ट्रांसफर करना, जिसको यूजी ने हिगुरुमा से ऐड करवा दिया था। दूसरा कॉलोनी के अंदर बाहर जाना। तीसरा एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी में कम्युनिकेशन करना। और लास्ट जिसमें कलिंग गेम को लीव करा जा सके। दूसरे और तीसरे रूल को ये लोग नहीं ऐड करते क्योंकि एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी में जाना माकी और हाना यहाँ कहीं इंजन के लिए आसान था, तो कम्युनिकेशन भी हो सकती है। अब इन्हें सिर्फ चौथा रूल ऐड करना था जिससे प्लेयर कलिंग गेम को लीव कर सके। माकी मेगुमी से कहती है कि मेगुमी जल्दी रूल को ऐड करो, सब लोगों ने तुम्हें पॉइंट्स ट्रांसफर कर दिए हैं। मेगुमी के पास अब टोटल 359 पॉइंट्स होते हैं। मेगुमी कोगाने से कहता है कि ऐसा रूल ऐड करो जिससे प्लेयर कलिंग गेम को लीव कर सके, पर कोगाने इस रूल को ऐड नहीं करता क्योंकि ये रूल नंबर 7 को अफेक्ट कर रहा था, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी नया रूल गेम पर लंबे समय तक प्रभाव न डाले। और मेगुमी का नया रूल यही कर रहा था क्योंकि अगर हर प्लेयर कलिंग गेम को लीव कर देगा तो गेम खेलेगा कौन। ये सुनकर मेगुमी कहता है ऐसा रूल ऐड करो जिसमें प्लेयर 100 पॉइंट्स का यूज करके और एक सब्स्टिट्यूट को अंदर भेजकर गेम से बाहर जा सके, और ये रूल कोगाने ऐड कर देता है। मेगुमी माकी से अपनी बहन को इस कॉलोनी में लाने के लिए कहता है क्योंकि माकी एक कॉलोनी से दूसरी में जा सकती थी उसकी 0% कर्स एनर्जी की वजह से। माकी मेगुमी की बहन और क्योताका को लेकर मेगुमी वाली कॉलोनी की तरफ आ रही थी। अब तुम सोच रहे होंगे कि क्योताका ये क्या करेगा वहाँ, तो मेगुमी की बहन के बदले या कहीं एज अ सब्स्टिट्यूट यही अंदर जाएगा। हमें यहाँ क्योताका की बात से पता चलता है कि वो भी सॉर्सरर बनना चाहता था, पर गोजो ने उसे मना कर दिया और मना भी धमकी देकर किया था। उस समय तो क्योताका को बहुत बुरा लगा था, पर जैसे जैसे समय बीता क्योताका को रियलाइज हुआ कि गोजो ने उससे सही ही कहा था। अगर वो सॉर्सरर बनता तो पता नहीं कब का मर जाता। मेगुमी की बहन और माकी जैसे ही कॉलोनी में जाती हैं दोनों अलग अलग हो जाती हैं, पर मेगुमी की बहन सीधा मेगुमी और यूजी के यहाँ टेलीपोर्ट होती है। मेगुमी जल्दी से अपनी बहन को 100 पॉइंट्स दे देता है और कहता है तुम गेम से बाहर चली जाओ, पर मेगुमी की बहन तो उन पॉइंट से एक नया रूल ऐड कर देती है जिसके अकॉर्डिंग प्लेयर्स एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी में जा सकते हैं। ये देखकर मेगुमी, यूजी और हाना तीनों शॉक हो जाते हैं। मेगुमी अपनी बहन से पूछता है कि तुम हो कौन। मेगुमी की बहन बहुत ही क्रीपी वे में कहती है कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ मेगुमी। हमें यहाँ पता चलता है कि जब भी कोई ओल्ड सॉर्सरर प्रेजेंट की बॉडी में अवेकन होता है तो उसे प्रेजेंट वाले बंदे की सभी मेमोरीज भी मिल जाती हैं। मेगुमी को लग रहा था कि उसकी बहन के अंदर कोई रिकार्नेटेड सॉर्सरर नहीं है, उसकी सिर्फ पावर अवेकन हुई है, पर ऐसा नहीं था। मेगुमी की बहन के अंदर पास्ट की सॉर्सरर योरोजू अवेकन हुई थी। योरोजू यहाँ से ये कहकर चली जाती है कि हजारों सालों से उसने लड़ाई नहीं की है, इसलिए वो कहाँ और किससे लड़ेगी खुद डिसाइड करेगी। वो कहती है कि मैं सबसे पहले सुकुना से लड़ूंगी और फिर यहाँ से चली जाती है। यूजी और एंजल योरोजू का पीछा करने की कोशिश करते हैं, तभी यूजी के अंदर से सुकुना इंचेंटिंग बोलता है। हमें यहाँ पता चलता है कि सुकुना ने यूजी के साथ 2 एग्रीमेंट करे थे सीजन 1 में, अगर तुम्हें ध्यान हो तो। सुकुना ने यूजी से एग्रीमेंट किया था कि जब भी वो इंचेंट चिल्लाएगा तो 1 मिनट के लिए बॉडी का कंट्रोल सुकुना के हाथ में आ जाएगा, पर वो उस मिनट में किसी को भी हार्म नहीं करेगा। इस एग्रीमेंट के बारे में यूजी को भी नहीं पता था क्योंकि यूजी को ये बात ध्यान ना रहे ये भी उस एग्रीमेंट में था। सुकुना एंजल यानी हाना को पकड़कर बेहोश कर देता है। मेगुमी को समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। सुकुना अपनी एक उंगली को कर्स वाली उंगली में बदलकर तोड़ लेता है और बुरे तरीके से हंसने लगता है। मेगुमी भी सिचुएशन को देखकर सीधा मोहरागा को समन करने लगता है, पर सुकुना उसे रोक देता है और उसके मुंह को खोलकर उसमें अपनी उंगली डाल देता है। मेगुमी जैसे ही उंगली निकलता है सुकुना उसकी बॉडी को कंट्रोल कर लेता है, यानी अब सुकुना ने अपना वेसल चेंज कर लिया है और नया वेसल मेगुमी है। ये देखकर यूजी काफी शॉक हो जाता है। हमें पता चलता है कि सुकुना पहले ही समझ गया था कि मेगुमी के अंदर उसके बरोबर खड़े होने का पोटेंशियल है। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो मेगुमी को अपना वेसल बनाएगा, पर ऐसा करने के लिए सुकुना सही टाइम का इंतजार कर रहा था क्योंकि अगर सुकुना कभी भी मेगुमी को वेसल बनाने की कोशिश करता तो यूजी की तरह शायद मेगुमी भी सुकुना को अपनी बॉडी में कंट्रोल कर लेता। पर आज मेगुमी की सोल कमजोर होती है उसकी बहन की वजह से या कहीं योरोजू की वजह से, इसलिए सुकुना आसानी से मेगुमी पर कंट्रोल पा लेता है। प्रेजेंट में सुकुना यूजी में बड़े जोर से एक मुक्का देकर मारता है जिससे यूजी बिल्डिंग को तोड़ते हुए बहुत दूर जाकर गिरता है। माकी और ताकाबा को भी महसूस हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वो दोनों सुकुना और यूजी की तरफ आने लगते हैं। तभी सुकुना न्यू को समन कर देता है और इस न्यू का साइज बहुत ज्यादा होता है। उसका एक हमला बिल्कुल ऐसा होता है जैसे बादल फट गए हों और इस अटैक की लपेट
पेट में माकी और ताकाबा आ जाते हैं और तभी सुकुना के ऊपर एंजल या हाना आ जाते हैं। एंजल सुकुना का गेम खत्म करने के लिए मंत्र पढ़ने लगता है। हाना उसे रोकने की कोशिश करती है क्योंकि इस अटैक से मेगुमी भी मर सकता है, बट एंजल हाना की बात नहीं मानता और सुकुना पर जैकब लेडर से हमला कर देता है। ये अटैक काफी पावरफुल होता है। इसके एक अटैक से सुकुना की हालत ऐसी हो जाती है। तभी मेगुमी होश में आने लगता है, इसलिए हाना उस अटैक को रोक देती है। एंजल हाना को समझाता है कि वो मेगुमी नहीं है, पर भैया प्यार तो अंधा होता है। हाना मेगुमी के पास आ जाती है और तभी सुकुना हाना को पकड़कर उसके पंख और हाथ उखाड़ लेता है और फिर उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। दूर से ये सब यूजी देख रहा था, जो कि बिल्कुल शांत खड़ा था। तभी यूजी एक बहुत तगड़ी जंप लगाकर सुकुना जिस बिल्डिंग पर खड़ा था वहां पहुंच जाता है और सुकुना पर हमला कर देता है। यूजी सुकुना की ओर बिल्डिंग के मलबे को फेंकता जा रहा था, जिसे देखकर सुकुना भी थोड़ा सरप्राइज होता है। सुकुना फिर यूजी पर क्लीव से हमला करने लगता है, पर यूजी हार नहीं मानता और सुकुना की तरफ बढ़ता जाता है और ये देखकर सुकुना भी शॉक था। यूजी सुकुना के पास आकर उसमें एक घुसंड मारता है। सुकुना समझ जाता है कि अंदर से मेगुमी उसके कर्स एनर्जी आउटपुट को रोक रहा है, इसलिए सुकुना डिसाइड करता है कि वो अपनी रॉ स्ट्रेंथ से यूजी को मारेगा। पर तभी वहां माकी आ जाती है, जिसको न्यू के अटैक से कुछ नहीं हुआ था। माकी सीधा जाकर सुकुना पर हमला कर देती है और यूजी भी सुकुना पर टूट पड़ता है। माकी हैंड टू हैंड फाइट्स में सुकुना पर भारी पड़ रही थी, पर सुकुना को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। यूजी सुकुना को बिल्डिंग में भी फेंक कर मारता है, पर इससे भी उसे कुछ नहीं होता। माकी और यूजी दोनों एक साथ हमला करते हैं और सुकुना आसानी से इन दोनों को संभाल रहा था। सुकुना नोटिस करता है कि जब भी वो माकी और यूजी पर किसी भी टेक्निक का यूज करने जाता है, उसकी कर्स एनर्जी कम हो जाती है। इसलिए सुकुना जमीन पर क्लीव मारता है, जिससे जमीन टूट जाती है और यूजी और माकी का बैलेंस बिगड़ जाता है। फिर सुकुना दोनों को पीटने लगता है। माकी को सुकुना के पंचेस से कुछ नहीं होता। माकी और यूजी खुद को संभाल कर जैसे ही सुकुना पर हमला करने जाते हैं, तभी यहाँ उरामे आ जाती है, जो मैक्सिमम आउटपुट से डेड काल्म का यूज करती है, जिससे माकी और यूजी दोनों बर्फ में जम जाते हैं। सुकुना उरामे से बात के बारे में पूछता है। उरामे बताती है कि बात रेडी है। सुकुना न्यू को समन करता है और ये दोनों उस पर बैठकर यहाँ से बात की जगह पर जाने लगते हैं। यूजी बर्फ में से निकलकर सुकुना को रुकने के लिए कहता है। सुकुना और उरामे दोनों उसे देखकर हंसने लगते हैं। इसके बाद बात वाली जगह को दिखाया जाता है, जहाँ उरामे और केंजाकू बात कर रहे थे। हमें इन दोनों की बात से पता चलता है कि टेंजन का ह्यूमैनिटी से मर्ज कलिंग गेम के एंड होने के बाद ही होगा। उरामे कहती है, तो जाओ बंद करो इस गेम को, यहाँ क्या कर रहे हो? केंजाकू कहता है, मैं तो बात देखने आया हूँ। उरामे कर्स स्पिरिट के ब्लड से एक कमरे को भर देती है, जिसमें सुकुना डुबकी लगाकर बाहर निकलता है। इस बात का पर्पस मेगुमी की सोल को इविल करना है, ताकि सुकुना अपनी कर्स एनर्जी को सही से यूज कर सके। सुकुना कोगाने से मेगुमी की बहन यानी योरोजू की लोकेशन पूछता है। कोगाने बताता है कि योरोजू सेंडाई कॉलोनी में है। सुकुना योरोजू से लड़ने जा रहा था, ताकि वो उसे मार के मेगुमी की सोल को पूरी तरीके से दफना दे। पहले तो केंजाकू को समझ में नहीं आता, पर जब सुकुना बोलता है कि योरोजू की वेसल मेगुमी की बहन है, तो केंजाकू को सब समझ में आ जाता है। इसके बाद सुकुना सेंडाई कॉलोनी में जाता है, जहाँ उसके आते ही ताकाको और रियू घबरा जाते हैं। सुकुना सबसे पहले रियू को मार देता है और फिर योरोजू के पास जाता है। इन दोनों की लड़ाई एक बड़े से स्टेडियम में शुरू होती है। योरोजू सुकुना पर हमला करती है। सुकुना उसके अटैक से बचकर वापस योरोजू में किक मारता है, पर योरोजू को कुछ होता ही नहीं। योरोजू सुकुना के प्यार में कुछ ज्यादा ही गिरी हुई होती है। वो उसे कहती है कि तुम्हें मारने वाली सिर्फ मैं हूँ और मुझे मारने वाले तुम। योरोजू सुकुना से पूछती है कि अगर मैं जीत गई और तुम जिंदा रहे तो तुम मुझे क्या दोगे? सुकुना कहता है, सब कुछ। सुकुना को पूरा विश्वास था कि वो ही जीतेगा। फिर भी धोखे से अगर योरोजू जीत गई तो जो योरोजू चाहेगी वही होगा। योरोजू कहती है, तुम मुझसे शादी करोगे? सुकुना कहता है, जो करना है वो करना। और ये सुनकर योरोजू फूले नहीं समाती। तभी सुकुना उस पर अपने डिवाइन डॉग से हमला कर देता है। योरोजू डिवाइन डॉग से बचते हुए सुकुना पर हमला कर देती है, पर वो अपने अटैक को बीच में ही रोक देती है। योरोजू सुकुना से पूछती है कि ये तुम्हारी वेसल की कर्स टेक्निक है, तुम्हारे मेलेवोलेंट श्राइन का क्या? सुकुना कहता है, मैं उसका यूज नहीं करूंगा। हमें यह पता चलता है कि सुकुना योरोजू को 10 शैडो टेक्निक से ही मारना चाहता है, ताकि मेगुमी को लगे कि उसकी वजह से उसकी बहन मरी है, जिससे उसकी सोल पूरी तरीके से जीने की इच्छा छोड़ दे। और ऐसा होने से सुकुना का बॉडी पर फुल कंट्रोल होगा। पर इस बात से योरोजू को गुस्सा आ जाता है। वो सुकुना से कहती है कि तुम अपनी होने वाली पत्नी को किसी और की टेक्निक से कैसे छू सकते हो? इसके बाद योरोजू अपने फॉर्म को चेंज करने लगती है। हमें यहाँ योरोजू की कर्स टेक्निक कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया जाता है। कंस्ट्रक्शन की मदद से योरोजू किसी भी चीज को रेप्लिकेट कर सकती है, पर उसे उसकी नॉलेज होनी चाहिए। योरोजू कंस्ट्रक्शन का यूज करके खुद को बहुत सारे इंसेक्ट्स के कॉम्बिनेशन में बदल लेती है। सुकुना भी मोहरागा के व्हील को एक्टिवेट
अपग्रेड कर लेता है ताकि वो योरुज़ु की टेक्निक को अडेप्ट कर सके। योरुज़ु सुकुना पर बहुत बुरी तरीके से हमला करने लगती है और उसका हर अटैक उस पर लैंड कर रहा था। योरुज़ु सुकुना को पीटते हुए पूछती है कि क्या तुम अब भी अपने श्राइन का यूज नहीं करोगे, पर सुकुना इसका कोई जवाब नहीं देता। योरुज़ु सुकुना पर अपनी कर्स एनर्जी से हमला करती है। सुकुना एक शिकिगामी जिसका नाम ट्रैंक्विल डियर होता है उसे समन करके इससे बच जाता है। ट्रैंक्विल डियर योरुज़ु की कर्स एनर्जी को न्यूट्रलाइज कर देता है। फिर सुकुना एक और शिकिगामी पियर्सिंग बुल को समन करता है और ये पियर्सिंग बुल काफी स्ट्रॉन्ग था। हमें यह पता चलता है कि सुकुना इतने सारे शिकिगामी को इसलिए समन कर पा रहा है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी कर्स एनर्जी है और मेगुमी के अंदर नहीं थी, इसलिए वो इतने सारे शिकिगामी को समन नहीं कर पाता था। पियर्सिंग बुल इतना पावरफुल होता है कि उसकी जड से योरुज़ु का आर्मर टूटने लगता है। सुकुना रैबिट स्केप से योरुज़ु के विजन को ब्लॉक कर देता है और फिर ऊपर से योरुज़ु के ऊपर मायरेट एलिफेंट को गिरा देता है और ये एलिफेंट मेगुमी के मैक्स एलिफेंट से काफी बड़ा था। तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि सुकुना के शिकिगामी का साइज मेगुमी के द्वारा समन किए गए शिकिगामी से ज्यादा है और इसका रीजन कर्स एनर्जी आउटपुट है जो सुकुना का ज्यादा है। इस पॉइंट पे योरुज़ु की हालत बहुत खराब हो गई थी, पर वो अभी भी हार नहीं मानती और खड़ी होकर लड़ने की कोशिश करती है। इसके बाद हाई नेरा का सीन दिखाया जाता है जहाँ हार्वेस्ट फेस्टिवल की तैयारी हो रही थी और इस फेस्टिवल में सुकुना को भी बुलाया जाता है ताकि अच्छी फसलों के लिए उसकी पूजा करी जा सके। हाँ, तुमने सही सुना, किसी गॉड की पूजा नहीं बल्कि इसकी पूजा की जाएगी और इसका सिर्फ एक रीजन है, वो है सुकुना का खौफ। इसके बाद योरुज़ु को दिखाया जाता है जो कि बिना कपड़ों के बैठी थी। उसकी दासी उसे कपड़े पहनकर हार्वेस्ट फेस्टिवल में चलने के लिए कहती है। पहले तो योरुज़ु मना कर देती है, फिर ये सोचकर कि वहाँ अच्छा खाना मिलेगा चलने के लिए रेडी हो जाती है। योरुज़ु को वहाँ सुकुना दिखता है और योरुज़ु सीधा जाकर सुकुना के गले लग जाती है। ये देखकर उरामे उसे अपनी टेक्निक से दूर हटा देती है। योरुज़ु उरामे से उसकी जगह छीनने की बात कहती है और तभी वो रियलाइज करती है कि सुकुना ने उसे स्लैश से काट दिया है जिससे उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है। पर इससे उसके मन में नफरत नहीं बल्कि और प्यार बढ़ जाता है सुकुना के लिए। इधर प्रेजेंट में योरुज़ु परफेक्ट स्फीयर का यूज करती है। हमें यह पता चलता है कि परफेक्ट स्फीयर का कोई कांटेक्ट एरिया नहीं होता जिससे वो इनफाइनाइट प्रेशर जनरेट करता है। इसके बाद योरुज़ु अपने डोमेन एक्सपेंशन 3-fold एप्लीकेशन का यूज करती है ताकि डोमेन के गारंटेड हिट से परफेक्ट स्फीयर सीधा जाकर सुकुना को लगे और वो खत्म हो जाए। पर सुकुना तो भैया सुकुना है, वो उसी वक्त माहुरागा को समन कर देता है और खुद शैडोज में चला जाता है। माहुरागा बड़ी आसानी से उस पूरे डोमेन को और योरुज़ु को डिस्ट्रॉय कर देता है। योरुज़ु मरते हुए सुकुना को कुछ दे के जाती है जो हमें बताया नहीं जाता कि वो चीज क्या है, शायद आगे बताई जाएगी। इधर सुकुना के अंदर मेगुमी की सोच पूरी तरीके से टूट जाती है। इसके बाद केंजाकू को दिखाया जाता है जो कोगाने को ब्लैकमेल करके 2 रूल्स को ऐड करवा लेता है। पहला रूल जो केंजाकू ऐड करवाता है उसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट टाइम से कलिंग गेम में कोई न्यू प्लेयर एंट्री नहीं कर सकता। दूसरे रूल के अकॉर्डिंग कलिंग गेम सब प्लेयर्स के मरते ही एंड हो जाएगा एक्सेप्ट गेतो और मेगुमी यानी केंजाकू और सुकुना को छोड़कर। यानी जब कलिंग गेम में सिर्फ सुकुना और केंजाकू बचेंगे तब कलिंग गेम एंड हो जाएगा। कोगाने इन रूल्स को ऐड तो नहीं करना चाहता था क्योंकि ये रूल्स रूल नंबर 7 को अफेक्ट कर रहे थे जिसके अकॉर्डिंग कोई भी नया रूल गेम पर लंबे समय तक प्रभाव न डाले। पर केंजाकू कोगाने को धमकी देता है कि अगर उसने रूल ऐड नहीं किए तो वो गेम को फोर्सफुली बंद कर देगा। अब तुम सोच रहे होंगे कि ये होगा कैसे, तो इसका जवाब है टेंजन। टेंजन के प्योर बैरियर्स कलिंग गेम को एंड कर सकते हैं और क्योंकि टेंजन अब केंजाकू के कंट्रोल में है तो इसके लिए ये करना आसान है। टेंजन केंजाकू से पूछता है कि अगर तुम्हें कलिंग गेम को एंड करना है तो सीधा प्योर बैरियर्स को हटा दो। केंजाकू कहता है नहीं, अगर ऐसा किया तो टेंजन का मर्ज भी गायब हो जाएगा। इसके बाद केंजाकू एक केव में से हाइन एरा के सुकुना की बॉडी को ले जाता है। इसके बाद माकी और मेमे के छोटे भाई को दिखाया जाता है जो सोच रहे होते हैं कि अब इन्हें सिर्फ केंजाकू और सुकुना को हराना है। हाना या कहीं एंजल भी बच जाते हैं। अमाई जो कि यूजी का दोस्त था उसने हाना को नीचे गिरने से बचा लिया था और शोको ने रिवर्स कर्स टेक्निक से उसे हील कर दिया था, पर अब उसका एक हाथ कट गया था। यूता भी हाना से मिलने आता है और उसे कहता है कि तुम अब लड़ नहीं सकती हो तो तुम्हारा काम सिर्फ गोजो को अनसील करना है। इसके बाद सभी बचे हुए सॉर्सरर एक जगह पर इकट्ठा होकर गोजो को अनसील करने का प्लान बनाते हैं। अगले दिन ये लोग आसानी से गोजो को अनसील कर देते हैं। गोजो अनसील होकर सीधा केंजाकू के यहाँ जाता है, उसे पीटने लगता है। तभी वहाँ सुकुना आ जाता है। गोजो सुकुना को मेगुमी की बॉडी में देखकर थोड़ा सरप्राइज होता है। ये दोनों एक दूसरे से बुरी तरीके से लड़ने वाले होते हैं। तभी केंजाकू आकर सुकुना को रोक लेता है और उसके प्रॉमिस को याद रखने के लिए कहता है। ये डिसाइड करते हैं कि गोजो और सुकुना 24 तारीख को लड़ेंगे और इसी के साथ एंड होता है कलिंग गेम और ये वीडियो। कमेंट में बताना तुम्हारा बेस्ट मोमेंट कौन सा था। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।